हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं, आज मैं आपको एमपीएससी 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। क्योंकि एमपीएससी 7 के मैंने अभी 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर तो करा दिया, अब 18 का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये करवाने हैं और बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको करवा दूँगी। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य बाजार एवं सामाजिक आंदोलन एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। आपको बताना है जो राज्य बाजार और सामाजिक आंदोलन है वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद पहले 20 सालों में राज्य जो था वो समस्त जन कल्याण में लगा हुआ था। मतलब जो जन कल्याण है उसको लेके बातें हो रही थी पहले 20 सालों तक, और जिसमें जो विकास के नेहरू महान लोबिस मॉडल भी बनाया गया था, जिसमें कि जो लोग हैं, जो जनता है, उसका विकास हो सके और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और राज्य को प्रमुख भूमिका में बनाए रखने के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उसके कारण थे कि राज्य को आपको भूमिका में रखना है, उसको मेन भूमिका मतलब निभानी है राज्य को। पहले क्या था कि बाजार जो होता है वो अपनी सारी गतिविधियां किसके ऊपर निर्भर करता था, राज्य के ऊपर। पहले क्या था कि कायदे कानून के अंदर ही वो सारे कार्य करता था और उसको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त थी बाजार को। कुल मिलाकर ये बात थी कि जो बाजार की स्थिति है वो राज्य की स्थिति से बहुत ज़्यादा कम थी। राज्य के मतलब कि वो राज्य पर ही निर्भर था और नीति निर्माण तथा नीति में बाजार की कोई हिस्सेदारी भी नहीं थी। और देखिए, जब भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत को साथ आज़ादी के साथ भारत को बहुत सारी समस्या भी मिली। इसमें से कुछ बाहरी थी और ज़्यादातर आंतरिक समस्या थी, और इन सब समस्याओं के लिए जो सारी जिम्मेदारी थी वो राज्य को उठानी थी। आज़ादी के साथ ही देश का बंटवारा भी हो गया था, और आज़ादी के साथ विभाजन के साथ क्या हुआ था कि बहुत सारे शरणार्थी हो गए थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे, रजवाड़ों को लेके दिक्कतें हो गई थी, जो रजवाड़ों को विलय कराना था भारत में। तो ये सब समस्या थी। और देखिए, विकास और समस्याओं का समाधान करने के लिए जो रास्ता अपनाया था उसमें थोड़ी बहुत सफलता तो मिली, परंतु उतनी नहीं मिली जितनी राज्य और देश चाहता था, उस पर वो खड़ा नहीं उतर पाया। तो इस हालत में क्या हुआ कि जो जन असंतोष होता वो और ज़्यादा बढ़ गया, कि जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। तो देखिए, बाद में क्या हुआ, जब राज्य सब चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहा था तो जो विशेषज्ञ होते हैं और जो इन सब ने बोला कि देखिए, जो राज्य है वो ये सब समस्या तो उठा नहीं पा रहा है। तो फिर क्या हुआ कि जो बाजार है वो सब ये सब समस्या उठाने लगा। मतलब कि बाजार की भी भूमिका फिर अहम होगी, बाजार भी वो सब कार्य करने लगा जो राज्य नहीं कर पा रहा था, उसके पास वो सब कार्य चले गए। और अब क्या हुआ कि राज्य पहले के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर हो गया, जो बाजार है वो पहले के मुकाबले अच्छी स्थिति में आ गया। अब जो राज्य की भूमिका वो सीमित होती गई। और देखिए, शीत युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो साम्यवादी दल होते हैं उसका तो पतन हो गया, तो पूंजीवाद उत्पन्न हुई, जिससे कि बाजार को और ज़्यादा वो मिली, सपोर्ट मिला, और जो राज्य की भूमिका उसको और ज़्यादा चोट पहुंची। अब क्या हुआ कि जो संगठन है उसका उदय होने लगा। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जन कल्याण के लिए संगठन का महत्व ज़्यादा बढ़ने लगा विश्व स्तर पर। अब राज्य की जगह जो गैर सरकारी संगठन होते हैं और जो बाजार होता है उसकी भूमिका ज़्यादा आने लगी कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। अब देखिए, जो बाजार है, बाजार के ज़्यादा आने के बाद क्या हुआ कि जो आंदोलन है वो ज़्यादा उठने लगे। जो सामाजिक आंदोलन है उसकी शुरुआत होगी। तो इसमें भी जो विद्यमान है उनके बीच में मतभेद था। कुछ विद्वान बोलते थे कि भूमंडलीकरण के आने के बाद आंदोलनों की पहचान हुई है, पर इस तर्क में कोई दम नहीं था कि अब भूमंडलीकरण आए हैं तो आंदोलन की आए हैं। मतलब बुरे भूमंडलीकरण की शुरुआत से पहले ही हमें जो सामूहिक कार्रवाई होती है, जो आंदोलन होते हैं, पहले से ही देखने को मिलते हैं। बुरे तथ्य सच नहीं है कि भूमंडलीकरण के आने के बाद ही सामाजिक आंदोलन का उदय वो पहले से हो गया है। हाँ, पर यह सत्य है कि भूमंडलीकरण के आने के बाद आंदोलन जो होते हैं उसके संगठनों में वृद्धि हो गई है। और देखिए, ज़्यादा आंदोलन किसके ऊपर हो रहे हैं, जैसे कि आपका प्रजातीय, भाषीय, जातीय, वर्गीय
वर्गीय, इन्हों के ऊपर ज़्यादा आंदोलन उठ रहे हैं, क्योंकि आम जनता की जो आकांक्षाएं होती है राज्य उसको करने में सफल नहीं है, जिसके कारण ये सब आंदोलन उठ रहे हैं। जब राज्य सारी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहा तो जो बाजार है उसने उसकी सारी जिम्मेदारी ले ली है, परंतु जो बाजार है वो भी जन आंदोलन की जो आकांक्षाएं होती है जन लोगों की, उस पर वो भी खड़ा नहीं उतर पाया सही से और असफल रहा है। और जो उसने वादा किया था कि हम ये सब करेंगे, जनता की कल्याण करेंगे, तो वो भी वो पूरा नहीं कर पाया, जिससे कि जनता के अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है। और क्या है कि जो वो होते राजनीतिक संस्था होते हैं उसमें भ्रष्टाचार फैल रहा है, दुरुपयोग हो रहा है उसका, सामाजिक आंदोलन जो हो रहा है वो अनुकूल नहीं हो रहा है। और जो वो है जयप्रकाश नारायण है उसकी जो संपूर्ण क्रांति है, ऐसे आंदोलन सामने आ रहे हैं। पूरे 60 के दशक में जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया है? राष्ट्रीय दलों ने किया, जो राजनीतिक दल होते हैं उन्होंने। जो सामाजिक गैर पार्टियां होती है उनकी ज़्यादा भूमिका रही है, और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनकी। देखिए, नए सामाजिक आंदोलन जो है वो पुराने सामाजिक आंदोलन से भिन्न है, क्योंकि नए सामाजिक आंदोलन में जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो राज्य बाजार दोनों से रिलेटेड होते हैं, परंतु जो पुराने सामाजिक आंदोलन होते थे वो खाली राज्य से रिलेटेड होते थे। तो ये दोनों में बहुत सारे अंतर हैं। पहले तो ये होते थे कि राज्य उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाता, तो इसलिए राज्य के खिलाफ होते थे, परंतु अब ये जो बाजार है वो भी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहा, जिसके कारण कि अब बाजार के ऊपर भी आंदोलन हो रहे हैं। जिसकी बाजार की मांगों में मुख्य है कृषि की उपज की उसकी लाभकारी पैसे जो होते हैं वो सब नहीं मिल पा रहे हैं। परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो नए आंदोलन है ये पहले भी ऐसे के ऐसे थे, ऐसे उठाए जाते थे, इसमें कुछ नया नहीं है। शीतल पेय बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जल जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के चोरी के खिलाफ राजस्थान तथा केरल में आंदोलन उठ खड़े हुए। ये बता रहे कि जो पानी की चोरी है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने की, जिसके कारण राजस्थान और केरल में इसके लिए आंदोलन हुए थे। वो बोल रहे कि बाजारीकरण की नीति के कारण क्या होगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उसमें बड़े बड़े पैमाने पे निजीकरण होने लगा, जिससे कि सारे काम निजीकरण के हाथों में चल गए निजी लोगों के, और लाखों श्रमिक जो है वो बेरोजगार हो गए। इससे कि ये पता चलता है कि प्रत्यक्ष रूप से कि विदेशी जब हम निवेश को बढ़ाते हैं तो उससे जो सरकार की हिस्सेदारी होती है वो कम हो जाती है, और कर्मचारी जो होते हैं उसमें छांटने लग जाते हैं। जब विदेशी कंपनियों के पास सब चीज़ें चल जाती है तो क्या होता है कि विदेश के जो लोग होते हैं, विदेशी कंपनियां, वो लोगों को छटाई करने लग जाते हैं कर्मचारियों की, और आधे को निकालते कुछों को रख लेते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होगा, जो श्रमिक होते हैं और सरकारी कर्मचारी होते हैं, इन सबके बीच में असंतोष जन्म हुआ और आगे चलकर ये जन आंदोलन के रूप में बदल गया। भूमंडलीकरण के बाद निजीकरण जो वो ज्यादा हो गया, और जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, सरकारी नौकरियां होती है, सब कम होती गई। आपको अभी भी पता होगा कि जिसकी जो रेलवे है वो प्राइवेट सेक्टर में अब जाने वाली है, तो आपको पता है कि किस किस तरीके से निजीकरण होता जा रहा है हर एक चीज का। पहले हर चीज गवर्नमेंट या सरकार के अंडर में आती थी, बट अब ऐसा नहीं है, अब सब निजीकरण के क्षेत्र में जाती जा रही हैं। और इसलिए जो दलित लोग होते हैं, दलित संगठन होते हैं, उन्हों के बीच में भी असंतोष आ रहा है। वो सोचते हैं कि हमारी जो आरक्षण सीटें हैं वो भी कम होती जा रही हैं, जिससे कि वो भी आंदोलन चला रहे हैं। तो क्या होता है, जो दलित संगठन है वो ऐसा बोलते हैं कि सरकारी क्षेत्र में तो हमारी जो सीटें हैं, आरक्षण सीटें, वो कम हो गई है, तो हमें निजी क्षेत्रों में आरक्षण सीटें मिलनी चाहिए। और इन जब संगठनों की जो मांग है वो औद्योगिक संगठनों के विरुद्ध है, क्योंकि उन्होंने पहले ये तो उसके मतलब निजी क्षेत्र में तो हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल उसके विरुद्ध है। और जो दलित लोग हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया। और जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है निजीकरण से, भूमंडलीकरण से, ये भी एक चिंतादायक चीज है। इसलिए जो पर्यावरण आंदोलन है ये भी बहुत सारे सामने आए हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि राज्य और जो बाजार है दोनों ही असफल हुए हैं, और दोनों ही इन दोनों के कारण ही जो सामाजिक आंदोलन है वो पैदा हुए हैं, परंतु दोनों अपने अपने क्षेत्रों में विकास करने में लगे हुए हैं। तो बस हमारा ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था में सामाजिक आंदोलन की महत्वता। देखिए, लोकतंत्र क्या होता है, पहले इसमें वो बताया गया था, आपको सभी को पता है लोकतंत्र में क्या होता है। लोकतंत्र प्रणाली में जहाँ पे जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, जनता के द्वारा शासन किया जाता है, और जो जनता चाहती है वो ही सब होता है। और अगर जो शासन है, जो सरकार है, अगर वो जनता की आकांक्षाओं पे पूरी नहीं उतरती तो उसके द्वारा उसको हटा भी दिया जाता है। और पूरे विश्व में जो लोकतंत्री प्रणाली है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, परंतु इसमें भी कुछ विरोधाभास पाए जाते हैं, वो इसमें अब आगे बताएंगे। तो विरोधाभास है वो सामाजिक आंदोलन के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि जब लोगों जो जनता है उसकी जब आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम
हो जाती है तो आंदोलन के रूप में वो सब सामने आते हैं। और अलग अलग विद्वानों का इसमें अब अलग अलग विचार देंगे। देखिए, विद्वान ऐसे बोलते हैं कि जो लोकतंत्र और जो सामाजिक आंदोलन है साथ साथ रह सकते हैं, क्योंकि जो सामाजिक आंदोलन है वो लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत करता है और समाज में परिवर्तन लाता है। जैसे कि बता रहे, जो भारत में जितने भी आंदोलन हो उससे क्या हो कि लोकतंत्र हमारा मजबूत ही हुआ है। अब जैसे कि आंदोलन बता रहे, भारत में आरक्षण आंदोलन, महिला द्वारा आंदोलन, पर्यावरण द्वारा आंदोलन मतलब पर्यावरण आंदोलन, पिछड़े और दलित आंदोलन, मछुआरा आंदोलन, ये सभी जो आंदोलन है, ये जो इन चीज़ों में कमियां थी उसको दूर करके अब ये मजबूत हो चुके हैं। ये जो भी आंदोलन जिस चीज़ों को लेके हुए हैं, कि इन सब आंदोलन का रूप क्या था कि जो बिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जातियों के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, इन सबको जो अधिकारों से वंचित थे, है ना, तो इन सब लोगों में चेतना उत्पन्न हुई और इन सब लोगों ने आंदोलन किए, जिससे कि अब इनों की स्थिति पहले से ठीक है। तो लोकतंत्र का प्रणाली का लक्ष्य भी यही होता है कि इन सब लोगों को सही से इनों के अधिकार मिल सके जो इनों के पास अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। बुरे की राजनीतिक में जो चेतना उत्पन्न होती है उसका सबसे बड़ा योगदान सामाजिक आंदोलन का होता है। और देखिए क्या होता है, जब सामाजिक आंदोलन सामने आता है तो बहुत सारे राजनीतिक दल वोट बैंक की तरह उसको यूज़ करते हैं और उनको संरक्षण भी प्रदान करते हैं। मतलब कि वो सोचते हैं कि हम इनों को संरक्षण प्रदान करेंगे, इनसे वोट लेंगे, पहले तो वोट ले लेंगे फिर संरक्षण प्रदान करेंगे ताकि आगे के लिए हमारे काम आए। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि उन्हों का ही भला होता है, जो जनता होती है। देखिए, लोकतंत्र में ज़रूरी है कि सबको समान रखना चाहिए, सबको समान राजनीतिक अधिकार मिले, सबको खाने पीने की सही जीविका का साधन मिलना चाहिए और सभी को। और आंदोलन क्या होते हैं, इसलिए होते हैं जब असमानता किसी चीज़ में आती है तो आंदोलन किया जाता है। और देखिए, भारत में जो आंदोलन हो रहे सामाजिक आंदोलन, उससे क्या होता है कि गरीब जो लोग हैं उनको को भी अब इससे क्या मदद मिल रही है और वो भी अपने मतलब स्थिति को ठीक कर पा रहे हैं। और इससे लोकतंत्र का महत्व भी बढ़ रहा है। और लोग आंदोलन इसलिए करते हैं कि अपनी बातों को सरकार द्वारा मनवाया जाए। बोले, जब तक जो लोकतंत्र में जो संस्थाएं होते हैं उनका लोकतंत्रीकरण नहीं होता, जब तक कि जनता की जो मांग है वो उचित रूप से उस पर विचार भी नहीं किया जाता, ना उनको देखा जाता, जब तक कि जो उसकी संस्थाएं सारे लोकतंत्रीकरण ना हो उसका। देखिए क्या बता रहे कि जो लोकतंत्रीकरण जो आपकी संस्थाएं होती है उसमें निचले वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक लोग, इनकी भागीदारी बहुत कम थी। तो अब क्या हुआ कि जब ये आंदोलन इन्होंने शुरू किया तो अब इन सब संस्थाओं में भी इसकी भागीदारी ज़्यादा है, इस प्रकार के लोग भी उनमें हैं। आपको पता है ना, महिला संरक्षण आंदोलन हुआ था तो पहले महिला राजनीतिक में कहाँ इतनी पार्टिसिपेट करती थी, है ना। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने आंदोलन किया तो उनको भी 33 या 30% सीट उनको भी आरक्षण की, क्योंकि देखिए महिला पहले थी नहीं राजनीतिक में, जब आरक्षण उनको प्रदान किया गया, उन्होंने आंदोलन किया, फिर आरक्षण प्रदान हुआ, तो जिसके कारण महिलाओं की भी भूमिका राजनीतिक में बहुत अच्छी है। तो देखिए इसमें बस यही सब चीज़ें बताई जा रही हैं। और फिर है 73 और 74 जो संशोधन हुआ था राज्य और ग्रामीण, उसको शहरी और उसको ग्रामीण को लेके कि इनों में भी जो है इनों की भागीदारी होनी चाहिए, अच्छे कदम उठाने चाहिए इनों के लिए। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, बाकी मैं पोस्ट कर दूंगी, आप इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सब ईजी है। बस लोकतंत्रीकरण के बारे में बता रहे हैं और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार से जो सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र को प्रभावित करता है, उसमें क्या भूमिका रखता है, बस यही सब चीज़ें हम अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी आप इसको पढ़ लेना, मैं पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मेरे को आपके लिए बहुत सारे PDF बनाने, तो मैं आपको शॉर्ट में सारे आंसर आप समझा दिया करूँगी, जिससे कि जल्दी सारी PDF बन सके और वीडियो भी। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नए सामाजिक आंदोलन। तो इसमें हम बताएंगे कि नए सामाजिक आंदोलन पुराने सामाजिक आंदोलन से किस प्रकार से भिन्न है। मैंने आपको अभी आगे थोड़ा सा बताया था, इसमें बस ब्रीफ में बताया गया है। ये सब बता रहे कि नए सामाजिक आंदोलन पुराने सामाजिक आंदोलन से बहुत प्रकार से भिन्न है, इनकी प्रकृति भिन्न है, इसमें जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो भिन्न होते हैं। और बुरे नए सामाजिक आंदोलन का उदय कब माना जाता है कि यूरोप में 60 के दशक में माना जाता है कि यूरोप में 60 के दशक में आरंभ हुए थे नए सामाजिक आंदोलन, परंतु जो पुराने सामाजिक आंदोलन वो हमेशा से दिखने को मिले हैं। तो ये सब चीजें इसमें इजी चीजें आप पढ़ लेना, मैं पोस्ट कर दूंगी, इससे कि मैं पॉइंट बता देती हूँ आपको। देखिए बता रहे जो नए सामाजिक आंदोलन होते हैं इसको राज्य सत्ता की प्रकृति पे ध्यान नहीं रखते, इन्हों का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है जो व्यक्ति है उसकी पहचान है उससे ही होता है, खाली कि व्यक्ति की पहचान जो है वो कायम रहे, उस और व्यक्ति का
भला हो बस ये है। देखिए जो फंक है और जो फुतेस है उनका मत है कि सामाजिक आंदोलन जो नए सामाजिक आंदोलन है उसका नैतित्व आंदोलन होता है, ये एक प्रकार का नैतिक आंदोलन है। और देखिए जो नए सामाजिक आंदोलन होते हैं, जो समाज में व्यक्ति होते हैं उनको एक नैतिकता संगठन का महत्व देता है, मतलब कि नैतिक रूप से जो संगठन बनाते हैं उसको महत्व प्रदान करता है। और नए सामाजिक आंदोलन कोशिश करते हैं कि समाज में न्याय मिल सके, सब लोगों को, जो सामाजिक लोग होते हैं उनको न्याय मिल सके। देखिए नए सामाजिक आंदोलन का गठन एक वर्गीय और बहुवर्गीय दोनों हो सकता है। कि बीच में जो मैं छोड़ रही हूँ आप इसको पोज करके पढ़ लेना, इजी है इसलिए। लेकिन नए सामाजिक आंदोलन थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं चाहते, ये चाहते कि अच्छे से सही में समाज में परिवर्तन हो, नागरिक को लेके, समाज को लेके, वर्ग को लेके, जो लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष क्रांति करते हैं, उन सबको लेके। देखिए नए सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य संस्कृत, नैतिक, लिंग भेद ये सब भी हो सकता है, परंतु वह विशिष्ट पहचान को लेके ज्यादा आंदोलन करते हैं। वर्तमान में जो कृषक आंदोलन है इसको नए सामाजिक आंदोलन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस आंदोलन में गरीब वर्ग और अमीर वर्ग दोनों ही किसान जो है वो शामिल हैं। 10 और नए सामाजिक आंदोलन ये भी मानते कि समकालीन समय में नागरिक की जो समाज की भूमिका थी वो सीख नहीं थी, धुलमिल थी, प्रासंगिकता। नए सामाजिक आंदोलन मानते कि नागरिक समाज को पीछे ले जाने का सबसे बड़ा हाथ किसका है? राज्य शक्तियों का और बाजारी का। मतलब जो बाजार आया और जो राज्य शक्ति है वो नागरिकता को पीछे ले जाते हैं, नागरिक लोगों को। बोल रहे कि ये भी मानते नए सामाजिक आंदोलन कि जो नागरिक समाज है उसमें गिरावट आई है, तो इसके कारण जो सामाजिक नैतिकता है इन सब की में भी पतन हुआ है, व्यक्तियों का पतन हुआ है। बाकी देखिए एक दो ये है जो मैं पोस्ट कर देती हूँ, आप इसको पढ़ लो, हमारे क्वेश्चन भी यही समाप्त होते हैं। बाकी मैंने जो आपको समझाया आप इसको वापस से पूरा पढ़ लेना, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको समझाती हूँ आप उसको पढ़ा भी करो ताकि आपको और अच्छे से समझ आए उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन शहर में पर्यावरण आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट भी है तो इसको देख लेते हैं। देखिए मैं इसको आपको ओवरऑल समझा देती हूँ, आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। देखिए शहर में पर्यावरण आंदोलन में क्या होता है कि आप सभी को पता है कि शहरों में क्या हो रहा है कि फैक्ट्रियां नई नई बन रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इन सब के कारण शहरों में पर्यावरण आंदोलन भी बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। तो पर्यावरण आंदोलन का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो आधुनिक वो होती है आपकी तकनीकी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हो गई, यहाँ पे जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, नॉइस प्रदूषण हो गया जिसको साउंड पॉल्यूशन बोलते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसलिए लोग इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से लोग जागरूक भी होते हैं। और आंदोलन इसलिए किया जाता है क्योंकि आगे का जो भविष्य हमारा वो खतरे में पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है। और आपको पता ही है कि शहरों में देखिए क्या होता है, गाँव में तो स्थिति थोड़ी बहुत ठीक भी है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब कि बसावट नहीं होती जितनी शहरों में आती है। आपको पता है ना पहले के टाइम पे यहाँ जिस जगह हम रहते हैं वहाँ सब पेड़ पौधे हुआ करते थे, पर अब क्या होता है हर जगह घर ही घर आपको देखने को मिलते हैं, आपको हर जगह फैक्ट्रियाँ देखने को मिल जाती हैं, मॉल देखने को मिल जाते हैं। और ये सब कैसे बनते हैं? पेड़ पौधों को काट के बनते हैं। और आपको इतना ज़्यादा पॉल्यूशन मिलेगा शहरों में, आप दिल्ली को देख लीजिए, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन मिलता है यहाँ पे, हमेशा सब राज्यों से ज़्यादा होते हैं। और जब दीपावली दशहरे ये सब जब फेस्टिवल आते हैं जब यहाँ पे और ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, लोग सही से श्वास नहीं ले पाते, तभी जो ज़्यादा बीमारियां होती है वो शहरों में ही होती है गांव के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो स्वच्छ जो सांस होती है उसको भी नहीं ले पाते हैं। जो हम सांस लेते हैं उसमें इतनी सारी पॉल्यूशन होता है, वायु में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है जिससे कि जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे फेफड़ों में और हमारे जो लंग्स सब चीज़ों में पॉल्यूशन भर जाता है। इसलिए यहाँ पे इतनी सारी तरह तरह की बीमारियाँ हैं। तो ये सब इसी का कारण है। और आप सभी को पता है कि जल में कितना प्रदूषण होता है, जल जो प्रदूषण होता है, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है कि जो भी फैक्ट्रियों का पानी होता है, जो भी ख़राब कचरा होता है सब जल में बहा दिया जाता है। और लोग सोचते हैं कि हम कपड़े उपड़े धो लेते हैं, जल में नहा धो लेते हैं, अपने मतलब सब चीज़ों को उसमें धो धा के आते हैं तो सोचते हैं पवित्र हो रहे हैं हम। पर इससे क्या होता है कि जो जल होता है वो प्रदूषित हो रहा है और फिर उसी को रिफाइंड करके उसको साफ उफ करके हमको पिलाते हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें क्या है कि इससे जो पर्यावरण समस्या वो उत्पन्न हो रही है। तो क्या होता है कि जब भी पर्यावरण आंदोलन स्टार्ट हुआ है, तो देखिए मैंने आपको बस शॉर्ट में समझा दिया पर्यावरण आंदोलन, बाकी आप इसको पोस्ट करके पूरा पढ़ लीजिएगा या फिर आप बना के भी पेपर में लिख सकते हैं, बट आप इसमें पढ़ लेना, मेन कुछ लाइन हैं जो, बाकी मैंने समझा दिया आपको यही सब चीज़ें इसमें। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, पहले मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें। और इसमें
कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और ये भी है कि परिस्थितिकी जो होती है उसका विनाश हो जा रहा है। देखिए परिस्थितिकी होती है, जैव विविधता होती है, इसका भी विनाश हो रहा है। एक चैन जो होती है वो टूटती जा रही है, क्योंकि जब पेड़ पौधों को काटोगे तो उसके अंदर जो जानवर रहते हैं वो मर जाएंगे, है ना। फिर उनके ऊपर जो दूसरे जानवर डिपेंड है वो भी नहीं रहेंगे, फिर उनके ऊपर हम जैसे पूरी जो चैन होती है वो ख़राब होती जा रही है। जैव विविधता में प्रॉब्लम आ रही है। आपको पता है ओजोन परत में प्रॉब्लम आ रही है। आप ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि वातावरण में जो भी दिक्कतें आ रही है, ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं, जितने मैंने आपको MED 8 में पर्यावरण को लेके जो बताया आप इसमें लिख सकते हैं। और फिर लास्ट में लिख सकते हैं इसी सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत में आंदोलन चलाए जा रहे हैं। और देखिए इसमें दिल्ली के भी लिखा है कितने ज़्यादा प्रदूषित है दिल्ली, उसमें डीजल पेट्रोल इन सबका कैसे यूज़ होता है। पर इन सबको ठीक करने के लिए आंदोलन जब हुआ तो इन सबको ठीक किया गया और अब CNG का यूज़ होने लगा। आपको पता है ना CNG का यूज़ हो रहा है। और जो प्रदूषित यमुना थी उसको भी साफ़ किया जा रहा है। ये सब आंदोलन की वजह से ही हुआ है। ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। फिर अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको लिखनी पड़ेगी कि आंदोलन की वजह से क्या क्या हुआ है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि इतने सारा प्रदूषण को देखते हुए जो अब दीपावली मनाई जाती है उसमें वो वाले बम पटाखे यूज़ नहीं किए जाते जो प्रदूषण फैलाते हैं। जो हमारे इन्वायरमेंट के अनुकूल होते हैं वो वाले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये सब भी आप लिख सकते हैं इसमें। ताजमहल की समस्या लिख सकते हैं कि ताजमहल के आसपास इतनी ज़्यादा फैक्ट्री हैं कि ताजमहल की जो वाइटनेस है अब उसमें पीलापन आ रहा है और वो ताजमहल भी ख़राब हो रहा है। तो ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। फिर कोर्ट ने क्या क्या किया है उसके बारे में वो सब लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में सब बता दिया है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी और दक्षिणी भारत में बिछड़े वर्ग आंदोलन में अंतर। आपको बताना जो उत्तरी और दक्षिणी जो आंदोलन होते हैं उनके बीच में अंतर क्या है। देखिए इसको भी मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ, इसको फिर आप पढ़ लेना। देखिए उत्तरी और दक्षिणी भारत में जो ये आंदोलन है इसमें अंतर ये है कि जो उत्तरी भारत है उसमें सब चीज़ें लेट प्राप्त हुई है उन लोगों को, और दक्षिणी भारत में सब चीज़ें पहले प्राप्त हुई है। क्योंकि उत्तरी भारत में लोग जागरूक थे तो उन लोगों को आरक्षण पहले प्राप्त हो गया। जितने भी वो आंदोलन करते थे उनको सफलता उसमें मिल जाती थी क्योंकि वो लोग जागरूक थे, पढ़े लिखे थे। आपको पता है ना जो दक्षिणी देश है वो कौन से है, दक्षिणी भारत में क्या आता है, जैसे कनाडा, केरल, यहाँ के लोग आप देखिए कितने जागरूक, कितने पढ़े लिखे, सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पे जो आंदोलन हुए थे सब पहले हुए थे, उनको आरक्षण सब चीज़ में पहले मिल गया, नौकरियाँ पहले मिल गई, जो भी नौकरी जरूरत थी वो सब पहले मिल गया। परंतु आप जब उत्तरी भारत में देखते हैं तो देखिए वहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और जागरूक भी कम होते हैं और धीरे धीरे हुए, तो जिससे कि उन सब चीज़ों को उनको लेट ही प्राप्त हुई है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। और देखिए दक्षिणी भारत में जो आपको जाति पाति को लेके भेदभाव होता है, जो आपके बिछड़े वर्ग होते हैं, इन सबको आरक्षण पहले मिल गया। ये सब प्रथाएं वहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे लोग जागरूक थे, पढ़े लिखे थे, तो इसके कारण वहाँ पे सब चीज़ें पहले उनको प्राप्त हो गई हैं। और दक्षिणी भारत में जो था वो संस्कृतिकरण के खिलाफ बिछड़ा आंदोलन हुआ, तो उस दिशा में उन लोगों को क्या हुआ कि नौकरियाँ मिलने लग गई, अच्छी अच्छी संस्थाएँ बनी और उन लोगों को आरक्षण मिला। और जो ब्राह्मण समाज के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था उसमें भी उनको अब अच्छे से रह पाए, क्योंकि वहाँ पहले ब्राह्मण समाज को ज़्यादा ऊंचा माना जाता था और सब लोगों को नहीं, तो उसमें भी अब ठीक हुआ है। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैं इसको आपको पोस्ट कर दूँगी, बाकी आप इसमें पढ़ लेना। बस इसमें उत्तरी दक्षिणी के लिए इसमें आपको सब अच्छा लिखना है कि कैसे वहाँ पर सब चीज़ जल्दी जल्दी हो गई है और जो उत्तरी में है वहाँ पर सब लेट हुआ है, और कैसे आचार्य समाज द्वारा जो आचार्य समाज द्वारा एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसके लिए चुनौती के रूप में सामने आए, क्योंकि उत्तरी भारत में भी जो ब्राह्मण लोग होते हैं ये ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि एक चुनौती के रूप में उन्हों के सामने आई। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने आंदोलन किया, उसको फिर बताया कि नहीं सब लोग समान होते हैं, जाति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस सब को लेकर आरक्षण होता है। ये सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। बस यही सब चीज़ें, बाकी मैं पोस्ट कर दूंगी। और बाकी जो इन्होंने जैसे कि राजा राम मोहन नहीं, इसमें जैसे कि बहुत सारे इसमें जो राइटर लिखे हैं कुछ, वो भी आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और ज्योतिबा फुले की भी इस पर बात की गई है कि ज्योतिबा जो फुले हैं उन्होंने भी क्या कहते हैं आपका आरक्षण को लेके बिछड़े वर्ग है उनको एकजुट किया और उनको फिर एक अच्छे मंच पे लाई। पहले तो देखिए क्या था उत्तरी भारत में कि लोग जब एकजुट हुए और आंदोलन के खिलाफ खड़े हुए, आंदोलन करम, तो वो असफल हो गए। पर जब ज्योतिबा फुले ने इन सब लोगों को बिछड़े आंदोलन को एक साथ लाया तो उन्होंने कुछ हद तक सफलता प्राप्त की। और जब ये उत्तरी लोग थे जो अब इन्हों को सफलता प्राप्त हुई, ये भी अपना आंदोलन कर रहे हैं, इन्हों को हर चीज़ में आरक्षण मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें बतानी है, आप पोस्ट करके पढ़ लेना। मैंने ऐसे ओवरऑल आपको थोड़ा बता दिया। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय आंदोलन का उदय, विकास के विभिन्न कारण क्या है, कि जो भारत में क्षेत्रीय आंदोलन हुआ है उसके विकास के कारण बताने हैं। तो देखिए मैं क्षेत्रीय आंदोलन भी आपको बता देती हूँ ओवरऑल, बाकी आप इसे भी पोस्ट करके पढ़ लेना। मैं बताती हूँ क्या होता है क्षेत्रीय आंदोलन। देखिए क्षेत्रीय आंदोलन में क्या होता है, आप सभी को पता है कि भारत जो देश है उसमें विभिन्न संस्कृति है, विभिन्न सभ्यता है, सब कुछ अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्षेत्र होते हैं, हर एक क्षेत्र में आपको पता है ना, राज्य जो होते हैं अलग अलग राज्य, उन सबकी अलग अलग संस्कृति है। सब कोई मराठी है, कोई राजस्थानी है, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी, सब अलग अलग है। तो इन सबकी संस्कृति भाषा सब अलग है। तो क्या होता है कि इन सबको अपने लिए आरक्षण चाहिए होता है कि हमारी जो पहचान है वो बनी रहे, हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें किसी प्रकार की आंच न आए। तो ये सब लोग क्या करते हैं, क्षेत्रीय आंदोलन करते हैं ताकि इन सबको आरक्षण प्रदान किया, जैसे इनों की जो संस्कृति है उसमें अखंडता न आए, जो क्षेत्र है वो वैसे का वैसा बना रहे। तो ये सब इसलिए क्षेत्रीय आंदोलन करने लग जाते हैं। और ये सोचते हैं कि हमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमें प्राथमिकता दी जाए, प्राथमिकता प्रदान की जाए, जिससे कि अपने लिए आरक्षण मानते हैं कि हमको सब चीज़ में पहला समझा जाए, तो हमको आरक्षण देंगे तभी ये सब चीज़ हो पाएगी। तो इसलिए क्षेत्रीय आंदोलन होता है। ये अपने राजनीतिक क्षेत्र में भी हित चाहते हैं कि हमको राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे हित प्राप्त हो, है ना। तो ये सब चीज़ें इसलिए क्षेत्रीय आंदोलन करते हैं। और बड़े क्षेत्रीय आंदोलन उत्पन्न होता है, उसका महत्वपूर्ण कारण होता है मानव, पर्यावरण, ऐतिहासिक, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक कारण, ये सब महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से क्षेत्रीय आंदोलन होता है। तो क्षेत्रीय आंदोलन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण जो है वो राजनीतिक का रहा है। और इसके कारण क्या होता है कि राज्य और जो केंद्र के बीच में जो टकराव होता रहता है मुद्दों को लेके, इस कारण भी इन दोनों के बीच में जो विवाद रहते हैं उस कारण भी क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं। क्योंकि देखिए राज्य जो होता है उसमें क्या होता है कि राज्यों में कोई भी योजना, परियोजना लागू हो, उसको किससे पूछना पड़ता है, जो आपके केंद्रीय सरकार होती है, केंद्र से उससे पूछना पड़ता है, उससे आर्थिक मदद लेनी पड़ती है, आर्थिक आपका खाद्य सुरक्षा, ये सब उससे मांग पड़नी पड़ती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो राज्य स्तर के जो लोग हैं उनको ठीक नहीं लगता, इसलिए जो क्षेत्रीय आंदोलन है वो उत्पन्न होते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में उनको अच्छे से मतलब कि विकास करना चाहिए, उनका महत्वपूर्ण वो होना चाहिए, पद होना चाहिए। देखिए बस इसमें यही सब बता रहे हैं कि भाषाओं के आधार पर, संस्कृति के आधार पर ये आंदोलन होते हैं। ये चाहते हैं हमारे को इन सब चीज़ में मतलब कि ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, हमको सबसे पहला देखा जाए, ये सब चीज़ें हैं। और इसको निपटाने के लिए जो राष्ट्र है ये सब बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मतलब कि सोचते हैं कि जो क्षेत्रीय आंदोलन है वो ना हो, तो इसके लिए भी उन लोगों को जागरूक किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। लोगों के अंदर जो देशवासी की भावना होती है, राष्ट्र की भावना होती है, वो विकसित की जाती है फिल्म के द्वारा, रेडियो के द्वारा, अखबारों के द्वारा, पत्रिका के द्वारा, ताकि जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय आंदोलन है, ये सब ना हो। क्योंकि देखिए हम सब एक हिंदुस्तानी है, ये सब भावना रहनी चाहिए कि हम एक ही उसके हैं, ये नहीं कि अलग अलग सब कुछ देखा जाए। तो इसलिए ये सब भावना उत्पन्न करवाई जाती है कि लोगों को ये ना लगे हम अलग संस्कृति के, हम अलग जगह के हैं, हमको हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए सबको एकजुटता लाने के लिए ये सब प्रोग्राम किए जाते हैं, फिल्म, गाने ऐसे करे जाते हैं, रेडियो में ऐसी चीज़ें होती हैं कि सबको लगे कि हम एक ही भारत के वासी हैं, हम में कोई भेदभाव नहीं है, सबको सेम है। तो ये सब चीज़ें हमारे क्वेश्चन में यही समाप्त होता है। आई होप आपको समझ आए हो, बाकी मैं पोस्ट कर दूंगी, आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है ये सब क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग आंदोलन क्या होता है। ये बता रहे जो भारत में आधुनिक श्रमिक वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। ये नई घटना के कारण हुआ था, जैसे कि आधुनिक कारखाने हो गए, रेल पथ हो गया, आपकी सड़कें होगी, भवन हो गए, इन सब का जो निर्माण करते हैं, इन सब में जो श्रमिक संगठन है उनकी अपेक्षा जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और जो मुक्त बाजार है उसके मतलब कि जो मुक्त बाजार है उसके लिहाज से भी आधुनिक श्रम वर्ग है, इसका वो हुआ उद्घाटन या फिर बोलिए उत्पन्न हुआ। देखिए श्रमिक वर्ग को भी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए श्रमिक वर्ग में क्या होता है, जब जो श्रमिक वर्ग लोग होते हैं, जब उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, उनको सही से रोजगार नहीं मिलता, सही से उनको सुविधाएं नहीं मिलती, तो वो आंदोलन करने लग जाते हैं। क्योंकि देखिए जब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार आए हैं तब से क्या हुआ है, तब से जो भर्ती होती है किसी भी कार्य में, तो उसमें लोगों की छटाई होने लग जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो लोग असंतोष होने लगे हैं। क्योंकि दिन पे दिन श्रमिक आंदोलन इतना ज़्यादा इसलिए विकसित हो रहा है, औपनिवेशिक कारण की था, एक तो एक अर्थव्यवस्था को लेके था कि लोगों को सही से कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, अच्छे से
सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो इस वजह से श्रमिक आंदोलन हुआ है। देखिए बता रहे स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि सरकार ने औद्योगिक विकास की नीति अपनाई और उसमें औद्योगिक विकास और सरकार को पूंजीवादी वर्ग जो होता है और जो श्रमिक वर्ग होता है दोनों का समर्थन करना था। ठीक है, इसके लिए आवश्यकता थी ताकि औद्योगिक विकास में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। तो इसलिए श्रमिक वर्ग है उसको उसके बीच और औद्योगिक पतियों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश की। तो इसलिए जनसंघ का गठन 1952 में हुआ और इसकी विचारधारा का समर्थन देने वाले मजदूरों ने 1955 में भारतीय मजदूरी जंग संघ का गठन किया और 1970 में एक्टा का विभाजन हो गया। तो देखिए श्रमिक वर्ग की समस्या क्या होती है कि इसमें बेरोजगारी जो श्रमिक लोग होते हैं वो होती है। और महाराष्ट्र में जो शिवसेना है उसका जन्म हुआ जब ये सब विघटन हो गए, तो शिवसेना महाराष्ट्र में श्रमिक वर्ग के लिए एक उसका जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया श्रमिक संघ की स्थापना भारतीय कामगार सेना। कि इन्होंने सब श्रमिकों को एक मंच पे ले आए और उनके लिए जो भी कामकाज होते हैं वो करे कि उन सबको अच्छे से आंदोलन में वो भाग ले सके। ठीक है, छोटी संख्या में स्टार्ट हुआ था, फिर ये बड़ी संख्या में हो गए ताकि इनकी फिर आवाज़ जो है वो भी उठे और सरकार तक पहुँचे। ये सब चीज़ें इसमें हैं, बस इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बाकी आप पढ़ लेना। बाकी मैं इस क्वेश्चन को पोस्ट कर देती हूँ, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, और इसमें से मेन चीज़ें आप लिख लेना, ज़्यादा इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं। देखिए अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसके आंसर बहुत लेंथी है सबके, क्योंकि ये बुक में आंसर सब लेंथी है, तो आपको इतना तो आप लिख भी नहीं पाओगे, एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है, तो आपको शॉर्ट में ही लिखना है। तो इसको आप शॉर्ट कैसे कर सकते हो, जो मेन चीज़ें बस उसको याद रखो और जो और बाकी कहानियाँ उसको रहने दो, बस मेन चीज़ें क्या क्या हुई हैं उसको देख लेना। बाकी ये क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होता है, आप पढ़ लेना इसको आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले 2-3 बार करवा चुकी हूँ, हाँ अलग अलग बुक्स में आपकी आ रखा है, बट मैं इसको तब भी आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। देखिए जो परियोजना थी, आपको पता है नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था कि सरदार सरोवर बांध जो बनाने के ऊपर था, कि जो नर्मदा नदी थी उसके ऊपर सरदार सरोवर बांध बनाने के लिए था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग होते हैं उन्होंने ये आंदोलन किया क्योंकि उनको लगता था जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ जाएगा, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं जो इस नदी से अपना पूरा जीवन चलाते हैं उनके लिए साधन है और पवित्र भी है, ये सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तो इसमें ये सब चीज़ बताई जाए कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन उसकी शुरुआत 1991 में शुरू हुई थी। और इसमें क्या था कि जो भूमि है, और क्या था कि इसमें है ना वो बनाने की बात की थी, बांध बनाने की, कि हम जो है इसके ऊपर एक बांध बनाएंगे। ये परियोजनाओं को हरी झंडी मिल गई थी, हाँ ठीक है आप बना लेना बांध, परंतु वहाँ के जो निवासी हैं आसपास के रहने वाले लोग हैं स्थानीय, उनको ये सब चीज़ ठीक नहीं लगी और उन्होंने फिर इसके खिलाफ आंदोलन किया। तो और बाकी चीज़ें मैं पोस्ट कर दूंगी जो इसमें सन लिखे में बताया गया कि क्या चीज़ें हुई थी, तो ये आप पढ़ लेना, है ज़्यादा टफ नहीं क्योंकि मैंने पहले भी आपको समझा रखा है। आप MED 8 में भी देख सकते हो, और मानव सुरक्षा वाली बुक है उसमें मैंने नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको पढ़ा रखा है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। और इसमें ये भी था कि लोगों को लगता था कि हम पूर्ण मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह उनको स्थापित कर दिया जाएगा तो उनकी जो संस्कृति है सब चीज़ का विनाश होगा, सब चीज़ का नाश ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब बैंड बने वहाँ पे बांध बनेगा तो वहाँ पे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तो भेजा जाएगा, उनका रोज़गार जो है सब चीज़ उनसे छीन ली जाएगी, तो उनको कौन वापस से देगा, ये कोई गारंटी थी नहीं। तो इसलिए इस परियोजना के खिलाफ आंदोलन हुआ ताकि उनकी संस्कृति किसी प्रकार को कोई नुकसान ना हो सके। और जब ये बांध बन रहा था सरदार सरोवर पे, तो इस सब चीज़ों के ऊपर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया ज़्यादा कि हाँ ये सब चीज़ें भी आएंगी। तो जब उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी वहाँ के लोगों की, तो इसलिए उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। परंतु देखिए पर वहाँ के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि भारत जैसे विकासशील देशों में जो ये परियोजना है, ये बांध है, ये बनना ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका पर्यावरण दूषित नहीं होगा। ठीक है, परियोजना तो इम्पॉर्टेंट, परंतु क्या होता है कि जो आपका असंतुलन हो रहा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो लोगों की संस्कृति का वो हो रहा है, विघटन हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उन सब चीज़ों पे सोचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये सब चीज़ों को सोच के ही उनको बांध बनाना चाहिए था, ये सब चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें आपको पता है हाई कोर्ट में गई थी, तो उन्होंने फिर इसको रोक दिया था क्योंकि वहाँ के लोग जो थे भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, ये सब चीज़ें हुई थी। तो बस इसमें इतना ही है, आज के हमारे सारे क्वेश्चन
समाप्त होंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सब, तो इसमें मैं बाकी अभी और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं बहुत, तो वो मैं आपको करा दूँगी एग्ज़ाम होने से पहले। और 2018 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराना वो भी करा दूँगी। बट अभी आप क्या करोगे, 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, और मैंने एक चैप्टर उसमें करवा रखा है वो भी कर लेना। तो आप ये सब पढ़ लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे तो लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।